काले धन जैसे मामलों में सरकार की ढिलाई के चलते देश दुनिया में सरकार की इमेज खराब हुई। They could not defend the 2G और कोलगेट मामले में सरकार अपना पक्ष सही से नहीं रख पाई। सरकार के मंत्रियों, नेताओं और उनके नजदीकियों पर लगते आरोपों, संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होने, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल जैसे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का सरकार और व्यवस्था के खिलाफ आंदोलनों से सरकार की साख को काफी नुकसान पहुंचा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 15वीं लोकसभा का उल्लेख एक ऐसे सदन के रूप में किया जाएगा जिसमें सबसे कम कामकाज हुआ। 2G, जेपीसी, तमिल मुद्दा, सरबजीत मामला, चीनी घुसपैठ, कोलगेट आदि मामलों के चलते तकरीबन पूरा बजट सेशन धुल गया। सरकार ने संसद न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा, लेकिन सवाल खुद सरकार पर भी उठे। भूमि अधिग्रहण, फूड सिक्योरिटी जैसे जन कल्याण बिलों को सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। फिलहाल एजुकेशन से जुड़े 1 दर्जन बिल संसद की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से आर्थिक सुधार से जुड़े बिल, जीएसटी और डीटीसी जैसे मामले भी लंबित पड़े हैं। महिला आरक्षण भी आगे नहीं बढ़ पाया। अपने 4 साल पूरे कर चुकी सरकार अब पूरी तरह से चुनावी मूड में है। आने वाले दिनों में सरकार अपने सहयोगियों और विपक्ष के दबाव को दरकिनार कर फूड सिक्योरिटी, भूमि सुधार समेत तमाम आर्थिक बिलों को पास कराकर अपने लिए सत्ता का रास्ता आसान कर सकती है। इन 4 सालों में एफडीआई रिटेल की वजह से ममता बनर्जी ने सरकार का साथ छोड़ा। इसके अलावा श्रीलंका के मुद्दे पर डीएमके सरकार से अलग हुई है। राजनीतिक तौर पर सरकार को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि एफडीआई रिटेल सरकार के लिए बड़ा मुद्दा साबित होगा और जो चुनाव में सरकार और यूपीए की वापसी कराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सईद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। उमलेश जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। जाहिर सी बात है बहुत कुछ खोया है यूपीए सरकार ने, लेकिन मानेगी नहीं। जवदेकर जी तो खास करके नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? नहीं, देखिए, मैं 2004 से शुरू करता हूं। यूपीए 1 जब बना था तो कांग्रेस के पास 146 सीटें थी और उन्होंने बेहतर काम किया। यूपीए 1 की जो परफॉर्मेंस थी, कोई हम या दूसरे लोग, दूसरी पार्टियों के लोग कुछ भी कहें, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के बल पर जब चुनाव हुआ तो लोगों ने जनादेश दिया और उस कांग्रेस को 206 सीटें आई जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि यूपीए 2 में मुझे लगता है कि एरोगेंस जो था वो इस कदर बढ़ा कि ये लगा कि भाई हम ही सब कुछ हैं। यूपीए 1 में कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, यूपीए 1 में सीएमपी था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। यूपीए 2 में एक पार्टी 206 पे है और आज जो दूसरी पार्टी गठबंधन की है वो 9 पर है, यानी उसके पास 9 सांसद हैं। होता यह है अजय कि जब आप कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं तो आप एक पार्टी का केवल व्यू लेते हैं, इसलिए सरकार की विफलताएं गठबंधन की विफलताएं नहीं है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि हम इसलिए काम नहीं कर सके क्योंकि गठबंधन की सरकार है, ये बिल्कुल निराधार तर्क है। ये बेसिकली कांग्रेस की सरकार है। इसी चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं और इसी पे राजीव जी, आप भले ही सरकार में शामिल न हो, नीतियों को आप प्रभावित न करते हो, लेकिन सरकार के संकट मोचक के तौर पर 4 साल तो आपने बखूबी काम किया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पहले भी सवाल को उठाया था, नहीं इसीलिए मैंने उसको उस समय रोक दिया था। बार बार सवाल ये उठता है और जवाब एक ही है कि तीसरा विकल्प क्या है। देखिए, यूपीए 2 की सरकार जो आई, मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा उमलेश जी से। यूपीए 2 की सरकार आई, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि यूपीए 1 ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन एनडीए कम से कम जनता ने तो उन्हें बेहतर आंका था। आंकड़े तो यही बताते हैं ना। क्यों आंका था? इसलिए आंका था कि एनडीए के जमाने में जो बहुत राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत होकर लगा कि पूरे देश की दिशा बदल देंगे, जिस उम्मीद के साथ सरकार आई थी, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, आतंकवादियों के अब 1998-99 छोड़ दीजिए, आज हम 2013 की बात कर रहे हैं, 14 की बात कर रहे हैं। पिछले 4 साल में ये बात तो आप मान लीजिए ना कि संकट मोचक आप लोग हैं, लगातार हैं और कल भी मौका मिलेगा तो मंच पर बैठेंगे। हमने उनको शर्तों पर, मुद्दों पर आधारित समर्थन दिया है, समर्पण कभी नहीं किया है। समर्पण करना होता तो हमने कई मुद्दों पर उनसे टकराव किया। बेहतर नहीं होता, सदन के बाद बेहतर नहीं होता कि आप सरकार में शामिल हो जाते? क्यों शामिल हो जाते? हम नहीं समझ, शायद आप नीतियां प्रभावित कर सकते थे।
आप लोगों के लिए बेहतरी कर सकते थे। नहीं, देखिए जैसे आपने जितने सांसद आपके थे, आप तो दूसरे बड़े गठबंधन होते। उर्मिला जी ने बोला जो उनके गठबंधन के सदस्य जो पार्टियां रही है, जैसे बिछड़ कर बाहर जा रही है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करने की कोशिश की हुई। इनकी नीति ये रही कि सारी अच्छाई तो कांग्रेस की है, बुराई घटक दलों की है। तो हाल हमारे राजीव, मैं थोड़ा डिफर करता हूं आपसे, अगर आप अन्यथा न ले तो मेरा ये कहना है कि यूपीए 1 में जो सरकार ने अच्छा कुछ किया उसमें एक बड़ा योगदान लेफ्ट पार्टीज का है, जो बाहर से सरकार पर दबाव डालती नहीं कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन मेरा मानना है कि यूपीए 2 में उनके पास लेफ्ट नहीं था, बाहर से भी नहीं था, अंदर से भी नहीं था। अगर आप यूपीए 2 में, जो अजय ने सवाल किया, यूपीए 2 में अगर आप अंदर आए होते तो शायद आप पॉलिसी लेवल पर बहुत सारे नीतिगत मसलों पर आप यूपीए 2 की जो भटकती दिशा है उसको संभाल सकते थे। लेकिन आप बाहर खड़े रहे और आपने हर मौके पर सरकार का न केवल समर्थन किया बल्कि संकट मोचन किया, जो शब्द यूज कर रहे हैं अजय, और कई मुद्दों पर जहां आपको बिल्कुल सरकार पर बरस पड़ना चाहिए था वहां भी आप खामोश रहे, और हाल के दिनों में वो बिल्कुल साफ साफ नजर आया और देश की जनता ने देखा। बीजेपी ने तो एक तरह से आप लोग को कहा कि आप एक्सपोज हो गए। यूपीए 1 में और यूपीए 2 में एक बुनियादी फर्क है। आपने लेफ्ट का नाम लिया, यूपीए 1 पूरी तरह से लेफ्ट के ऊपर निर्भर था। यूपीए 2 में जो एरोगेंस आप बात की, एरोगेंस क्यों आया कि यूपीए 2 के लोगों को लगने लगा कि किसी एक समाजवादी पार्टी, टीएमसी या डीएमके या डीएमके के बस की बात नहीं है, इसलिए उतने प्रभावी नहीं होते। तो हम सरकार में भागीदार बन के मूक दर्शक बने रहे। इससे अच्छा हमने ये सुना कि बाहर रहकर जहां विरोध करें, बाहर रह के हमारे विरोध को आप नहीं मानते, हमने हर मुद्दे पर विरोध किया है उनका, जो हमें लगा अब यही। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आप बाहर बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी इस वक्त हमारे साथ। किरीट भाई जी हमारे साथ। किरीट भाई जी, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर यूपीए सरकार में शामिल रहती तो ज्यादा बेहतर होता, कम से कम उनका रुख समझ में आता? मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र की एक कमनसीबी है कि जो सरकारें जो है, खास करके उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, वो दोनों पार्टियों ने लोकसभा में और पार्लियामेंट में सरकार का बहुत कड़े तरीके से विरोध किया। मगर जब एफडीआई का मुद्दा आया या कोई भी मुद्दा आया, सदन के फ्लोर पर उसका विरोध करती है, मगर वो वॉकआउट करके सरकार को मदद करती है, सरकार को बचाती है। मैं समझता नहीं हूं कि ये उनकी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिज्म है। ऐसी रीते और लोकतंत्र के प्रति उनका रवैया बहुत कमनसीब रवैया रहा है। बहुत दी टिप्पणी है आपकी, देख लीजिए। आप चिंतन क्यों नहीं करते कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, ये भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है और हमारी सोलंकी जी जवाब देने दीजिए राजीव जी को। राजीव जी को जवाब देने दीजिए। सोलंकी जी अभी जान चुकी है ये सरकार। जी राजीव जी, ये सरकार जो जान चुकी है, मुझे बोलने दो, ये सरकार जो जान चुकी है कि ये सरकार दूसरी बार चुन के आने वाली नहीं है। चलिए आपके तमाम नेता कल 11 बजे भी यही बातें कहने वाले हैं। सोलंकी साहब जरा सुन लीजिए राजीव जी को अपने डिफेंस में क्या कहना है। राजीव जी, आप आत्मचिंतन क्यों नहीं करते हैं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है? काश आप ऐसे विकल्प के रूप में उभरते कि हम आपके साथ खड़े हो जाते। हम एनडीए की दहशत से अभी तक उभर नहीं पाए हैं कि चाहे एफडीआई का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, कि हम आपके ऊपर भरोसा करके आपके साथ सदन में खड़ा हो सके। चलिए आप ओपन ऑफर दे रहे हैं। साफ नाथ, एक तरफ गड्ढा, एक तरफ खाई वाली हाल है। इसलिए आप अपने को सुधारें तो शायद हो सकता है कि कभी किसी मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हो जा चुके। लेकिन जो आपका इतिहास रहा है और जो आपकी सिद्धांत रही है, वो हमें नहीं लगता है समाजवादी पार्टी आपके साथ कभी खड़ा होकर किसी मुद्दे पर अगर समय हो तो मैं एक केवल दरअसल मुझे लगता है किरीट भाई जी को हम दरअसल हमें धन्यवाद करना है। इसलिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के आमने सामने है, मगर यहाँ ये कांग्रेस को समर्थन दे रही है, इनडायरेक्ट पद्धति से समर्थन दे रही है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए, विरोध पक्षों के लिए एक कमनसीबी की बात है। चलिए उनको न्योता देता हूं कि पूरे विपक्षी एकता को बनाए रख के कांग्रेस जैसे जो भ्रष्टाचारी पार्टी है चलिए, तो आप इनका स्वागत कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ आ जाए। किरीट भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं, मैं किरीट भाई की पार्टी के बारे में ही कह रहा था, जो अजय, जो अभी राजीव ने कहा। देखिए, मेरा लगता है कि वाकई एक बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी है संसद में। अगर वो चाहती तो 2-3 जो मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो भारत के संविधान
और भारत की जो पूरी संरचना है उसके हिसाब से जो काम करने वाली पार्टियां हैं वो बिदकती हैं बीजेपी से। वो कौन कौन है? वो समान आचार संहिता की बात है, वो अभी हाल में जो अयोध्या बाबरी मस्जिद वाला मामला जुड़ा पिछले 20 सालों से, इसके अलावा कश्मीर का मुद्दा है। इन मुद्दों पर अगर ये सफाई दे सकते थे जो इन्होंने एनडीए बनाते समय कहा था कि फिलहाल इनको हम पीछे रखेंगे, तभी नीतीश कुमार की पार्टी उससे जुड़ी। अगर इसको ये अपने प्रोग्राम से बाहर करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट से बाहर करते हैं, तो मुझे लगता है कि वाकई कांग्रेस से नाराज संभावना बन सकती है। इवन मुलायम सिंह यादव जी, मुझे ऐसा लगता है बीच में तारीफ कर रहे थे आडवाणी जी की, तो बिल्कुल इसमें आ सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। जगदम्बिका जी इस वक्त हमारे साथ फिलहाल नहीं, वरना उनसे इस पर जरूर प्रतिक्रिया लेते, लेकिन इस बीच आइए जरा एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। और हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि मीनाक्षी लेखी जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, आपका स्वागत है, हम आपके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यूपीए 2 सरकार के बारे में हमने कमियां तो आपके सामने पेश की, लेकिन अब उनके मुताबिक उनकी अच्छाइयां क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसी स्कीम है जिसका लॉन्च करने का दावा वो खुद के ऊपर लेते हैं और कहते हैं कि जन कल्याण स्कीम है। जरा इस पर रिपोर्ट देख लीजिए, चर्चा इसके बाद। यूपीए 2 सरकार के लिए उनके कार्यकाल का एक एक दिन मुश्किलों भरा रहा, लेकिन इन 4 सालों में ऐसे कई लम्हे भी आए जिन्होंने सरकार को मुस्कुराने का मौका भी दिया। समृद्धता की ओर ले गए। जन कल्याण की योजनाएं, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा का विस्तार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिना सकती है। गांवों के विकास और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, तो देश के हर नागरिक को बैंकिंग की सुविधा देने के लिए स्वाभिमान और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए स्वावलंबन नाम से योजना लाई गई। देश में घटी गरीबी। यूपीए 2 के शासन में देश में गरीबी की दर 28% से घटकर 26% हो गई। शहरों की तुलना में गांवों में गरीबी की मार ज्यादा रही, लेकिन इन 4 सालों में देश की ग्रामीण आबादी की खरीदने की क्षमता में इजाफा हुआ। आतंक और नक्सलवाद पर लगाम। आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसने में भी सरकार को कामयाबी मिली। राहत की बात यह रही कि कुछ घटनाओं को छोड़ पिछले 4 साल में कोई बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई। अजमल कसाब और संसद हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को फांसी देकर सरकार ने जनता के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। मंदी में भी संभली रही इकोनॉमी। ग्लोबल आर्थिक मंदी के दौर में जहां दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी चरमरा गईं, वहीं यूपीए सरकार ने एक के बाद एक एहतियाती कदम उठाकर इंडियन इकोनॉमी को संभाले रखा। इस बीच अमेरिका की ग्रोथ रेट 1 से 2% और यूरोपीय देशों की जीडीपी 1% से भी कम रही। वहीं देश की ग्रोथ रेट 6% और उससे ज्यादा बनी रही। देश में बढ़ा इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए सरकार ने लगातार देश में इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया। देश में एफडीआई की शुरुआत की। पहले सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई की शुरुआत हुई, उसके बाद मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई लाया गया। साल 2007-8 में इन्वेस्टमेंट 23% था। वहीं साल 2012-13 तक आते आते 6% की बढ़त के साथ ये 29% हो गया। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर। शहरों में रहने वालों के लिए कैबिनेट ने नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को मंजूरी दी। बुजुर्गों की सेहत की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर फॉर एल्डरली लेकर आई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में यूपीए 2 की सबसे बड़ी उपलब्धि राइट टू एजुकेशन रही। इसमें देश के 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूली शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। देश में आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रीमियर संस्थानों की तादाद में भी सरकार ने इजाफा किया है। 7 नए आईआईटी को मंजूरी दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ बेहतर। ग्लोबल मंदी और सीमित संसाधनों के बावजूद घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। सड़कों, रेलवे, मेट्रो और एविएशन सेक्टर में यूपीए 2 के कार्यकाल में काफी काम हुआ। देश में 2 नए पोर्ट को मंजूरी दी। यूपीए सरकार पर दाग चाहे जितने गहरे हो, इस सरकार ने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की। चाहे वो मनरेगा की बात हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो, या विश्व आर्थिक मंदी के बावजूद उसका भारत में व्यापक असर कम करने की बात हो, या किसानों के कर्ज माफ करने की बात हो। इन सभी मुद्दों के साथ कांग्रेस अपनी चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। कैमरा पर्सन रागिब के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये तमाम दावे हैं जिसको लेकर यूपीए 2 अपना रिपोर्ट कार्ड कल पेश करेगी। 4 साल में उसने क्या किया है। मीनाक्षी लेखी जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, जो कि कल आप देखेंगी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी अपने अचीवमेंट्स के बारे में लगातार बात करते दिखाई देंगे।
देखिए, जो कपिल सिब्बल जी का फेवरेट नंबर है वो नंबर मैं देना चाहती हूँ यूपीए के रिपोर्ट कार्ड पर, और उसके कारण आपको बता देती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास कितना समय है, लेकिन जब आप 28 से 26% कहते हैं गरीबी घटी, तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान जो है वो भाजपा शासित प्रदेशों का है, और जहां पर गरीबी बढ़ी वो सब यूपीए शासित प्रदेश हैं। और ऐसे प्रदेश हैं जैसे